Hello students, Assalamu alaikum. It's me, your Lubna teacher. Today we are going to learn the second lesson of English book, Dick Whittington and his cat. डिक विटिंगटन ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक बच्चे के बारे में, एक लड़के के बारे में जो बहुत ही गरीब घर का होता है और जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, जिसका घर नहीं होता है। तो उसको लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उसको फेस करनी पड़ती हैं, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है। वो अपनी कोशिश में लगा रहता है। और फिर होता ये है कि जब इंसान देखो कोई चीज़ की कोशिश में लग जाता है ना, तो फिर किस्मत भी उसका साथ देती है। जो फॉर्च्यून है, जो किस्मत है, वो भी उसका साथ देती है और वो भी ऊपर वाले जो है उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। और आगे जाके वही गरीब लड़का जो है उस लंदन का मेयर बनता है, बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है, यानी इतना अमीर हो जाता है कि फिर वो गरीबों की मदद करने लग जाता है और बहुत मतलब उसका नाम हो जाता है, बहुत फेमस बन जाता है। तो इस लेसन से भी हमको यही सीखने को मिलता है कि हमको लाइफ में जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्यों ना आ जाएं, पहली बात तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको अपनी कोशिश करते रहनी है। और जब हम कोशिश करते रहते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। जब आप इस लेसन के शुरुआत में जो फर्स्ट पेज है वार्मिंग अप का, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। आप बेशक आप ये सब पर्सनालिटीज़ को जानते होंगे। जो फर्स्ट पिक्चर है इट इज़ ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड पिक्चर इज़ ऑफ अब्राहम लिंकन, थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ चार्ली चैपलिन एंड फोर्थ पिक्चर इज़ ऑफ कल्पना चावला। तो ये पिक्चर्स यहाँ पे क्यों दी गई है? पहली बात तो ये जितनी भी पर्सनालिटीज़ है ना, ये इतने फेमस पर्सनालिटीज़ है, इतना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाम कमाया है, लेकिन शुरुआत से ये लोग फेमस नहीं थे। जब पैदा हुए यानी तब से ये कोई बड़ी रिच फैमिली से नहीं थे, ये लोग बहुत ही गरीब, बहुत ही मामूली सी फैमिली से थे। और इन्होंने अपनी लाइफ में मतलब छोटेपन से बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे सिचुएशंस का सामना किया है और फिर भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने और अपने आप पर भरोसा रखा। अपने आप पर भरोसा रख कर ये अपनी लाइफ में कोशिश करते गए, ट्राई करते गए और फिर द रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है कि ये आज दुनिया के फेमस पर्सनालिटीज़ में से हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत नाम कमाया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वार्मिंग अप की ये जो 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो इनके बारे में, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, इनके बारे में आप एक एक पेज लिखो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, चार्ली चैपलिन, कल्पना चावला, और इनके बारे में लिखकर इनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करो और इनकी जो लाइफ है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको समझो आप लोग कि क्या सिचुएशंस थी इनकी लाइफ में और कैसे उसको ओवरकम किया और कैसे इन्होंने सक्सेस अचीव करी। तो इस तरीके से ये लेसन अभी तो मैं आप लोगों को लेसन समझा रही हूँ, पर ये एक होमवर्क पहले से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ जो आप लोगों को करना है। ये सब पर्सनैलिटी जब हमने फर्स्ट पोएम भी पढ़े और अभी ये जो सेकेंड लेसन भी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे हमको यही बात समझ में आती है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप लोगों को ध्यान में रखना। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर निकल आती है। तो ये प्रोवर्ब आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया के तौर पे भी आता है पेपर में, इस पर भी आप लोगों को एक ऐसे प्रिपेयर करना है। तो खैर ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो लेसन है इसके थ्रू हमको यही बात समझ में आती है। We will start with the lesson Dick Whittington and his cat। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England। मतलब एक गरीब लड़का था जिसका नाम था डिक विटिंगटन, जो साउथ ऑफ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। He had no proper home, for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers,
उसके पास कोई एक अपना घर भी नहीं था। उसके जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे और गांव के जो लोग थे वो बहुत ही अनकाइंडली ट्रीट करते थे, बहुत ही रूखा व्यवहार, बहुत ही उसके साथ में गलत सुलूक जो है करते थे, बेरहमी वाला सुलूक करते थे। One day Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold. एक दफ़ा की बात है, एक दिन डिक ने किसी को कहते हुए सुना। ओवरहर्ड मीन्स कहते हुए सुनना। तो डिक ने किसी को कहते हुए सुना दैट द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन के जो रास्ते हैं, दे वर पेव्ड विथ गोल्ड। वो किससे पेव्ड मीन्स कवर्ड, किससे कवर किए हुए हैं? गोल्ड से कवर्ड किए हुए हैं। तो अब ये तो बेचारा गरीब बच्चा था, ये सोचने लगा, अरे जब रास्ते में ही सोना पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा सोना मैं भी उठा लूँ और मैं भी कुछ थोड़ा सा अमीर बन जाऊँ, मेरे पास भी पैसे आ जाएं। और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर ये जो लोग मेरे साथ इतनी बदसलूकी करते हैं तो ये मुझे अनकाइंडली ट्रीट करना भी बंद कर देंगे। फिर ये लोग साथ में, जब मैं रिच बन जाऊंगा तो ये लोग मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ऐसी एक सोच उसकी बन गई थी कि जिसके पास पैसा होता है उसी का बोलबाला होता है, पैसा नहीं होता है, गरीब होता है तो उसको सारे ही लोग धुतकारते हैं। तो वो ये सोचता है कि अगर रास्तों पर ही सोना पड़ा हुआ है, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, अब जितनी उसकी सोच, वो सोचता है कि रास्ते में सोना पड़ा। अब यहाँ पे वो जो आदमी ने कहा होगा कि द स्ट्रीट्स वेयर पेव्ड विथ गोल्ड, रास्ते जो है उन पर सोना बिछा हुआ है, व्हाट डज ही मीन बाय दैट? उससे उसका क्या मतलब होगा कि लंदन जो है वो एक रिच सिटी है ना। तो यहाँ पे उसको बोलने के तरीके को उसने इस तरीके से बोला कि रास्तों पर सोना कवर किया हुआ है, लेकिन ये बच्चा उसको सच मान बैठता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी वहाँ पर जाकर कुछ सोना हासिल कर लूँ, मैं भी अमीर बन जाऊँ, फिर शायद ये लोग जो हैं मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। He would go there at once and pick his fortune up, अपनी किस्मत आजमाएगा in gold pieces from the streets, वहाँ पर के gold pieces लेके रास्तों पर के, for he thought people might treat him more kindly if he were rich, कि लोग उसके साथ में अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. डिक जो है लंदन के लिए निकल पड़ता है। अब मासूम सा छोटा सा डिक जो है वो लंदन के लिए निकल पड़ता है खुशी खुशी कि मैं वहाँ जाके अमीर बन जाऊँगा। अब वो बहुत रास्ता जो है पैदल चल चुका होता है कि कुछ रास्ते में एक कार्ट, एक जो घोड़ा गाड़ी होती है वो उसके पास रुक जाती है और वो आदमी इतने से बच्चे को जब इतने सुनसान रास्ते पे चलते हुए देखता है तो वो पूछता है, क्या तुम घर से भागे हुए हो? आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। तो डिक उसको जवाब देता है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं लंदन जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. तो कार्टर जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है, चालक होता है, वो कहता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ, चलो तुम मेरे बाजू में बैठ जाओ, हम दोनों साथ में चलेंगे। They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. यानी कि कार्टर जो है वो, ये लोग दोनों लंदन पहुंच जाते हैं रात होने से पहले, बिफोर नाइटफॉल, एंड द कार्टर लेफ्ट डिक, वो डिक को जो है वहाँ पर छोड़ देता है, मेड हिज वे टू एन इन, और वहाँ पर वो इन यानी कोई भी लॉज या रेस्टोरेंट जहाँ पर वो रुक सके, रात गुजार सके, तो वहाँ पर वो चला जाता है। यानी कार्टर उसको छोड़ देता है वहाँ पर और वो खुद अपना चला जाता है। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे। अब बेचारा गरीब डिक वहाँ पर खड़ा होता है और खड़े होकर इधर उधर देखकर बड़ा ही मायूस हो जाता है। डिसमे,
डिसमे मीन्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। डिसमे मीन्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही उदासी, बहुत ही मायूस हो जाता। क्यों मायूस हो गया होगा वो? जब पहुंचता लंदन तो बड़ी खुशी खुशी पहुंचा था, लेकिन जब पहुंचता है वहां देखता है तो फिर उदास क्यों हो गया होगा? अब उदास तो होना ही था, क्योंकि वो तो इस ख्याल में गया था कि सड़कों पर तो सोना बिछा हुआ है और वो सोना लेकर वो अमीर हो जाएगा। लेकिन जब वहां पहुंचेगा तो क्या सच में सोना बिछा हुआ है सड़कों पर? नहीं। बेचारा बच्चा पूछता है, वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड? और ये सारा सोना कहाँ चला गया? ऑल ही कुड सी वे डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। जिधर भी दूर दूर तक वो देखता उसे सिर्फ गंदी सड़कें और बड़े ही खराब और अनफ्रेंडली लोग जो है उसे दिखाई देते। मतलब अनफ्रेंडली मतलब कोई भी उस पर रहम की एक नज़र तक नहीं डाल रहा था उस मासूम बच्चे पर, तो इसलिए कहा गया अनफ्रेंडली पीपल। से वो जो रास्ता था घिरा हुआ था, कोई किसी अनजान शख्स से, कोई ऐसा गरीब बेचारा से दिखाई दे रहा है तो कोई जो है अपनी रहम की कोई नज़र भी नहीं डालता है उस पर। He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. अब कोई घर तो उसका था नहीं वहाँ पर कि जहाँ पर जाकर सो जाता, कोई जगह भी नहीं थी उसको मालूम कि भाई कहाँ पर जाके सो जाए। तो एट लास्ट उसने रात जो है एक एली मीन्स अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स के बीच में छोटी सी गली, छोटा सा नैरो पैसेज होता है, तो उस पैसेज में उसने अपनी रात गुजारी, जहाँ पे उसको लगा कि यहाँ पे कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा, कोई उसको डराने धमकाने नहीं आएगा। तो इस तरीके से रात जो है उसने ठंडी रातों में वहाँ पर रात गुजारी। The next morning Dick woke up cold, miserable and very hungry. अब दूसरी सुबह जब डिक उठा तो वो सर्दी से कपकपा रहा था, मिजरेबल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, एंड वेरी हंगरी बहुत ज़्यादा भूखा। बेचारा बच्चा एक दिन पहले से वहाँ से निकला था। कहाँ से निकला था? साउथ ऑफ इंग्लैंड। वहाँ से निकला था अपने छोटे से गांव से, और लंदन पहुँचने तक और पूरी रात गुजरने तक उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। तो फिर जाहिर सी बात है कि भूख तो लगी होगी। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" यानी कि बेचारा बच्चा जो है वो भूख से यानी गिड़गिड़ा रहा था, बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था कि कोई उसे खाना दे दे, लेकिन बार बार लोग उसे धुतकार देते थे, चलो जाओ यहाँ से काहिल लड़के, निकल जाओ यहाँ से। इस तरीके से जो है लोग उसको धमका रहे थे, उसे धुतकार रहे थे। एंड एम्ड एंग्री एल्बोज एट हिज हेड, और अपने एल्बोज से उसके हेड पर, उसके सर पर एम कर रहे थे, यानी उसे मार भी रहे थे। धुतकारने के साथ साथ में उसे हटाने के लिए उसे मार भी रहे थे। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर, टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। आखिरकार वो बेचारा बच्चा भूख बर्दाश्त ना करते हुए इतना कमज़ोर हो गया कि वो सड़क पर गिर पड़ा। कोलैप्स्ड मीन्स फेल डाउन सडनली, बेहोश होकर गिर जाते हैं ना जैसा, तो वैसा वो गिर पड़ा। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. अब देखो यहाँ पर उसका लक कि लंदन पर वो पहुँचा, वो बहुत उदास तो हो गया था, लेकिन लकीली जो वो गिरा वो किसके घर के सामने गिरा? मिस्टर फिट्जवॉरन। और मिस्टर फिट्जवॉरन एक अमीर मर्चेंट थे। मर्चेंट जो गुड्स की सेलिंग करते हैं ना, बाय एंड सेल गुड्स। तो मिस्टर फिट्जवॉरन जो है वो एक रिच मर्चेंट थे, उनके घर के सामने वो गिर पड़ा। The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. अब जो उनकी कुक थी वो बड़ी ही एक तरीके से बोलेंगे जालिम जैसी थी। उस बच्चे पर उसे ज़रा भी तरस नहीं आया। जब वो बच्चा गिर पड़ा तो बजाय हमदर्दी के वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी।
और उसी वक्त जो है मिस्टर फिट्जवॉरन अपने शिप्स को इंस्पेक्ट करके, यानी देखने करने जाते हैं ना अपने शिप्स को, इंस्पेक्शन के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि सब कामकाज ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो वहाँ पर से इंस्पेक्ट करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड। वो डिक से रुक जाते हैं और डिक से कहते हैं कि तुमको अगर खाना चाहिए तो फिर तुम काम क्यों नहीं करते। आई वुड वर्क, सेड डिक, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। अब बेचारा मासूम बच्चा कहता है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता जो मुझे काम दे सके। आई नो नोबडी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, who will give me anything to do, जो मुझे कुछ काम करने के लिए दे सके। Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. अब मिस्टर यहाँ से हमको इस लाइन से हमको समझ में आता है कि मिस्टर फिट्जवॉरन जो है वो बहुत ही रहमदिल इंसान थे। डिक की ये हालत उनसे देखी नहीं गई, और हालांकि उनके घर में इतने सारे नौकर चाकर सब हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुक से कहा कि टेक हिम इनटू द किचन, इसे किचन में ले जाओ, पहले तो इसे खाना खिलाओ, फीड हिम फर्स्ट, पहले उसे खाना खिलाओ, एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और फिर उसके बाद उसके लिए कुछ काम तलाश करके उसको दे दो, यानी उसे काम पे रख लो, नहीं भी ज़रूरत है तो भी रख लो, क्योंकि मिस्टर फिट्जवॉरन जो है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही काइंड, बहुत ही रहमदिल इंसान थे। उन्हें डिक पर तरस आ गया। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग, तो इस तरह से डिक को अब एक घर भी मिल गया और कमाई का जरिया भी मिल गया, लिविंग, जिससे वो अपना खा पी कर चला सके। He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. अब वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन अब वहाँ रहने के लिए उसे एक स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक, एटिक मीन्स, देखो वहाँ साइड में मीनिंग भी दी गई, अ वेरी स्मॉल रूम इनसाइड अ पॉइंटेड रूफ, जो पॉइंटेड रूफ होती है उसके नीचे एक छोटा सा कमरा जो होता है वो उसे कहा जाता है एटिक। तो वो उसे सोने के लिए दिया गया था, और उसका जॉब था कि जो वहाँ की कुक थी उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, मतलब उसे जो भी चाहिए बर्तन, उसे वो बर्तन ला के देना, उनकी सफाई करना, जो भी पॉट्स एंड पैन्स थे किचन में उनकी साफ़ सफाई रखना और कुक की हेल्प करना, ये जॉब जो है डिक को दिया गया। Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. अब पहले की बनिस्बत डिक की लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई थी, क्योंकि अब एटलीस्ट उसके पास एक घर था, उसको खाने के लिए 2 टाइम का खाना मिल रहा था। तो इस तरीके से, यानी अब पहले तो वो भी सब मुमकिन नहीं था ना, उसके पास कोई घर नहीं था, उसके पास अर्निंग करने का कोई ज़रिया नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, भूखा था बच्चा बेचारा। लेकिन अब एटलीस्ट उसकी लाइफ थोड़ी सी मच बेटर हो गई थी, लेकिन स्टिल अब भी 2 बहुत बड़ी परेशानियां उसको फेस करनी पड़ रही थी। ही हैड टू फेस what difficulties? See, the first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. जो सबसे पहली परेशानी उसके सामने थी कि सोने के लिए जो एटिक, जो कमरा उसको मिला गया था, वहाँ पे चूहे घूस उनका आना जाना, वो ओवररन में वहाँ पर से भागा दौड़ी वो लोग किया करते थे। At night they scampered all over him and kept him awake. पूरी रात वो लोग इधर से उधर दौड़ा करते थे। Scampered means run here and there. Scampered means run here and there. तो इस तरीके से वो लोग पूरी रात जो है बेचारे बच्चे को सोने नहीं देते थे और इधर से उधर नाचा करते थे। After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि उसे कमाई की जो भी पेनीज मीन्स
कॉइन्स, जो भी उसे खर्चा मिलता था, उसकी सेविंग जो भी मिलती थी, उससे सबसे पहली फुर्सत में उसने खरीदी एक कैट, एक बिल्ली। आप सब लोगों को पता होगा कि बिल्ली जो है वो चूहे पकड़ पकड़ के उनको मार देती है। तो इस तरीके से उसने अपना दिमाग लगाया और उन पैसों से, बचे हुए पैसों से उसने सबसे पहले अपने लिए एक कैट खरीदा। In no time at all, the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. और थोड़े ही वक्त में उस कैट ने सारे चूहों को, सारे बड़े बड़े चूहों को उसने पकड़ लिया, चूहे के बच्चे सबको उसने पकड़ लिया और डिक अब आराम से सो सकता था, सुकून से, पीसफुली, सुकून से अब वो सो सकता था। लेकिन अब एक डिफ़िकल्टी तो उसकी सॉल्व हो गई, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी उसके सामने थी। देखो वो क्या थी। The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. अभी एक डिफ़िकल्टी से तो वो आसानी से निकल आया, लेकिन जो दूसरी डिफ़िकल्टी थी उससे बाहर निकलना, टू ओवरकम मीन्स टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं था। विच वॉज नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं था कि वो उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकल सके, और वो डिफ़िकल्टी थी द कुक्स बैड टेम्पर। मैंने तुमको पहले ही बताई थी कि वो जो कुक थी वहाँ की, वो थोड़ी सी जालिम थी, उसको रहम नाम की उसके दिल में कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि पहले ही उसने अपने आप को प्रूव कर दी थी जब वो भूखे प्यासे बच्चे को वहाँ से धुतकार कर भगा रही। तो अब जब डिक उसके हाथों में आ गया था तो उसका गुस्सा, उसका टेम्पर बर्दाश्त करना डिक के लिए आसान नहीं था। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, पूरा दिन चिल्लाते रहती थी, पूरा दिन स्क्रीम्ड, चीखते रहती थी और गुस्सा करते रहती थी। एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विथ अ वुडन स्पून, और उसे डांटा करती थी, स्कोल्ड डिक, उसे डांटती थी और वुडन स्पून, लकड़ी के चम्मच से उसे मारती भी थी। इवन व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, तब भी जबकि वो बच्चा अपनी पूरी मेहनत से, अपनी लगन से अपना काम पूरा करता था, यानी ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है इसलिए मार रही है, जबकि वो जितना उससे हो सकता था कि जितना जल्दी जल्दी वो काम कर सके उतना वो बेचारा बच्चा अपनी जानिब से कोशिश करता था, लेकिन बच्चा ही तो था। ये बात वो नहीं समझ पाती थी और उसे मारा भी करती थी, उसे डांटा भी करती थी, पूरा दिन उसके पीछे पड़े रहती थी। One night Dick decided he could stand it no more. अब एक दिन उसने फैसला कर लिया कि भाई बस अब मुझसे नहीं होगा और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। Stand it no more. Early the next morning before the cook was up, तो दूसरी सुबह जब उसने अब ये फैसला कर लिया, दूसरी सुबह कुक के उठने से पहले, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, एकदम जल्दी, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. उसने अपनी कैट, अपनी बिल्ली उठाई और अपनी किस्मत, अपना फॉर्चून आजमाने के लिए कहीं और, एल्सवेयर, कहीं और के लिए निकल पड़ा। The two of them walked as far as Holloway, और चलते 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 वो लोग जो है हॉलोवे, आगे की तरफ तक, यानी जहाँ पे सिटी एंड होती है वहाँ तक के वो लोग पहुँच गए और आगे बहुत निकल गए। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, यानी अब उनको लंदन ही छोड़ के जाना था, लंदन के बाहर का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया। देन डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट। अब जब चलते चलते बेचारा बच्चा थक गया तो एक पत्थर पर जाकर थोड़ा सा आराम करने के लिए वो बैठ गया। It was the 1st of November. It was the 1st of November. वो कौन सा दिन था? 1 नवंबर था। ऑल सेंट्स डे, वहाँ पर लंदन में ऑल सेंट्स डे के तौर पे जो है मनाया जाता था चर्च में। एंड द चर्च बेल्स वेर रिंगिंग, और जब वहाँ पर ये मनाया जा रहा था तो चर्च की जो बेल्स थी वो रिंग कर रही थी, चर्च की बेल टिंग 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 टन 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 आवाज़ जो है वहाँ पर चर्च की बेल रिंग कर रही थी, और इतनी ज़ोर से, अब जब सब एक साथ होता है ना, अब इतने सारे चर्चेज़ हैं लंदन में और 1 नवंबर सारे ही लोग ऑल सेंट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे ही चर्चेज़ में बेल बज रही हैं एक ही साथ में, और वो बेल की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही है।
और डिक को भी सुनाई दे रही है। एज डिक सैट एंड लिसनड इट, डिक जब बैठा हुआ था और वो सुन रहा था, इट सीम्स दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। उस आवाज़ में, चर्च बेल्स की उस आवाज़ में उसे ऐसा लगा कि जैसे ये बेल्स उसे कुछ मैसेज दे रही हैं। क्या मैसेज दे रही है? टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। वो टन 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 में इसे कुछ और ही सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बेल्स उसे कहने जा रही हैं, टर्न अगेन, यानी विटिंगटन वापस चले जाओ, तुम एक बहुत बड़े सिटीजन बनने वाले हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तुम लंदन के मेयर बनने वाले हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ। उसे ऐसा लगा कि वो बेल्स जो है वो उसको कुछ मैसेज दे रही हैं। अब मासूम सा बच्चा तो था ही, बिलीव करके, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। अब बच्चा सोचता है कि क्या मैं भी लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बन सकता हूँ? मैं बन सकता हूँ, मुझे शौक़ है, मुझे पसंद है कि अगर मैं लॉर्ड मेयर बन जाऊँ और फाइन कोट जो मेयर लोग पहनते हैं, जैसा बड़ा सा कोट, जो एक लंबा सा कोट होता है ना पीछे उनके, बड़ा सा, तो मैं भी वो पहनना चाहता हूँ, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। एक ख्वाहिश इसके अंदर जागी। इसने अपने आप को लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन के तौर पे इमेजिन किया और सोचा, क्या मैं बन सकता हूँ? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या ये बेल्स मुझे ये मैसेज दे रही है कि मुझे लंदन नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे वापस जाना चाहिए? I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. अब सोचता है कि अगर लॉर्ड मेयर बनना है तो फिर मैं कुक की थोड़ी बहुत डांट तो सहन कर ही सकता हूँ। I can put up with means tolerate, मैं टॉलरेट कर सकता हूँ उसकी डांट फटकार, अगर यही मेरी किस्मत में है तो। अगर वो सुनते सुनते शायद मैं लंदन में रह के कोई दिन लॉर्ड मेयर बन जाऊँ, ऐसा बस एक ख्याल उसको आता है, एक सोच आती है, और फिर वो अपने कदम पीछे ले लेता है। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवॉरन हाउस। वापस से वो मिस्टर फिट्जवॉरन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। और देखो लक कितना अच्छा है कि अभी तक जो वो लोग जा गए भी इतनी दूर जाके और वो लोग वापस भी आ गए, लेकिन अब तक घर पे कोई सो के उठा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चला कि ये लोग इस तरीके से घर छोड़कर गए भी थे। तो उनके उठने से पहले, किसी को मालूम पड़ने से पहले ही वो लोग वापस आए। दे वर एबल टू स्लिप बैक। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. अब हमने तो पहले ही पढ़े कि मिस्टर फिट्जवॉरन एक रिच मर्चेंट थे। वो अपने जहाज़ जो है समंदर के उस पार दूसरी कंट्रीज़ में भेजा करते थे। टू सेंड शिप्स फॉर अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में वो अपना ट्रेड कर सके। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. वो लोग क्या करते थे? He would load a ship with goods from the captain and ship's crew. कैप्टन और शिप्स क्रू जो था वो क्या करते थे? सामान जो है उस शिप में भरते थे और वहाँ पर जाकर दूसरी जगहों पर, दूसरी कंट्रीज में वो सामान बेचते थे। सेल इन फार अवे प्लेसेस। फिर वहाँ बेचकर फिर वो लोग वहाँ का जो सामान है वो यहाँ लाके यहाँ बेचते थे। एट होम मीन्स इन देयर कंट्री, अपनी कंट्री में बेचते थे, यानी अपनी कंट्री का सामान ले जाकर दूसरी जगहों पर बेचते थे और उसी टाइम पे उस कंट्री की जो स्पेशल फीचर्स हैं, जो स्पेशल थिंग्स हैं, उनको भर कर लाते थे और अपनी कंट्री में जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ यहाँ पर सेल करते थे। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से मिस्टर फिट्जवॉरन का जो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा बिजनेस था शिप्स का, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिच भी थे। One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any one of you like to send something of yours on it?
एक दिन जो है उन्होंने हाउस होल्ड टुगेदर, हाउस होल्ड यानी घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाया, एक जगह वो जमा किया। अब उसमें सभी लोग आ गए, कुक आ गए, डिक आ गया, जितने भी घर के वर्कर्स थे और जितने भी घर के मेंबर्स थे वो सब आ गए, सबको उन्होंने इकट्ठा किया और कहा आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ट्रेड के लिए अफ्रीकन कोस्ट पर भेज रहा हूँ मैं अपनी शिप को। वुड एनी वन ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, क्या उस पर तुम अपनी भी कोई चीज़ देना चाहते हो, ताकि नहीं अगर आपकी कोई चीज़ जाएगी तो वहाँ पर अगर वो अच्छे दामों में सेल हो गई तो फिर वो पैसा आपको मिलेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट होगा। तो वुड एनी वन ऑफ यू, क्या तुम में से कोई है, लाइक टू सेंड, भेजना चाहता है जो, समथिंग ऑफ योर्स, जो तुम्हारा है, ऑन इट, उस पर, ठीक है, उस पर क्या तुम अपने कुछ कोई सामान भेजना चाहते हो। यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वोयज इज सक्सेसफुल, अगर ये वोयाज मीन्स ये सफ़र, अगर ये सफ़र ये कामयाब हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया, तो जो भी प्रॉफिट है वो तुमको मिल जाएगा। यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स में भी तुमको शेयर मिलेगा। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक, हर किसी ने अपना कोई ना कोई सामान लाके रख दिया एक्सेप्ट फॉर डिक, डिक के अलावा, क्योंकि डिक के पास तो उसकी कैट के अलावा और कुछ उसके पास था ही नहीं अभी तक। Who had nothing to offer, जिसके पास कुछ नहीं था ऑफर करने के लिए। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly. मिस्टर फिट्जवॉरन, जो कि एक बहुत ही रहमदिल इंसान थे, पहले ही हम देख चुके हैं, तो वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है डिक जो तुम भेज सको। डिक रिप्लाइड, ओनली माई कैट, मेरे पास तो सिर्फ मेरी कैट है, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है यानी। Then let your cat go on the ship, Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said, No, it must be his, not something belonging to someone else. तो मिस्टर, जब उसने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ मेरी कैट है, तो मिस्टर फिट्जवॉरन उससे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम अपनी कैट ही भेज दो शिप पर, उसी को जाने दो, शायद उसी से कुछ काम बन जाए तुम्हारा, उसको जाने दो। लेकिन उनकी जो बेटी थी जिसका नाम क्या था, एलाइस, उसका नाम था एलाइस, वो कहती है कि अरे लेकिन डिक तो अपनी कैट से बहुत प्यार करता है, तो रहने दो ना, उसकी कैट रहने दो, मैं डिक की जगह पर कुछ ना कुछ सामान डाल देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ। लेकिन मिस्टर फिट्जवॉरन उसूलों के भी पक्के इंसान थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, जो भी सामान है वो डिक का ही होना चाहिए, उसकी अपनी बिलोंगिंग होनी चाहिए, उसका अपना सामान होना चाहिए, उसकी जगह पे कोई और उसकी जगह पे नहीं रख सकता। सो डिक फेच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली, तो डिक ने जो है अपनी कैट को भेज दिया और बड़े ही उदासी से वो उसे गुड बाय कहता है। The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. अब कैप्टन बड़ा ही खुश हो जाता है, डिलाइटेड मीन्स बड़ा ही खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि जो उसकी शिप रहेगी, जाहिर सी बात है, अब इतना सामान है तो सामान के पीछे जो है चूहे भी आ जाएंगे। अब और कैट जो है इट्स वॉज एन एक्सीलेंट माउसर, माउसर मीन्स द एनिमल दैट कैचेज माइस, जो चूहों को पकड़ती है, तो इसलिए उसे माउसर कहा गया है। तो इस वजह से वो एक एक्सीलेंट माउसर है और उसे कोई भी उस सफ़र पे कोई भी परेशानी नहीं होगी चूहों की वजह से, इसलिए वो बड़ा खुश हो जाता है कैट को देखकर। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव्ड। कुछ महीनों बाद शिप जो है वो पहुंचती है अफ्रीकन कोस्ट पर। जिस अफ्रीकन कोस्ट के किस जगह पर पहुंचती है, जिसका नाम है बारबरी, और जहाँ के लोगों को कहा जाता है मूर्स, उन पीपल्स को कहा जाता है मूर्स। दे लिव्ड देयर। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। अब कैप्टन जो है किंग को पहले एक मैसेज भेजता है कि हमारे पास बहुत ही अच्छा सामान है जो हम बेचने के लिए लाए हैं, तो आप प्लीज़, और फिर उसको जो है इनवाइट किया जाता है कि ठीक है आप आओ और हमको ये सामान बताओ।
While he was talking to the king and the queen, some dishes of food were brought in. जब वो क्वीन और किंग से बात करते रहते हैं, कौन, कैप्टन, तो उस वक्त जो है, अब जाहिर सी बात है जब कोई बाहर से आया है तो इज़्ज़त अफजाई के लिए खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता है, तो उसी तरीके से फूड की डिशेस जो है वो वहाँ पर उनके आगे रखी जाती है. But almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. लेकिन अचानक से इमीडिएटली इतने सारे चूहे, रैट्स एंड माइस दौड़ के आ जाते हैं और आंखों के सामने, बिफोर द कैप्टन्स आइज, उसकी आंखों के सामने एट ऑल द फूड, पूरा खाना खा लेते हैं. द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड, एकदम ताज्जुब में आ जाता है कि अरे ये क्या है, एंड आस्क्ड इफ दिस वाज व्हाट नॉर्मली हैपेंड. वो पूछता है कि अरे यहाँ पर ऐसा ही होता है क्या. Alas, yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. बहुत ही दुख के साथ कहता है राजा, हाँ, और जवाब देता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, वो रैट्स एंड माइस के प्लेग से, प्लेग मीन्स थिंग दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल, यानी एनिमल्स की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी और सफ़रिंग इंसान को झेलनी पड़ती है, तो उसे प्लेग कहते हैं. तो वो जो है बेचारे सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से, और वो इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं. एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम. कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम मतलब हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, द कैप्टन सेड. अब कैप्टन बोलता है कि मुझे लगता है मेरे पास इसका सल्यूशन है, मेरे पास इसका जवाब है. अब बताओ क्या जवाब है उसके पास में. शिप पर ऐसा क्या है जो उसकी मदद कर सकता है. यस, शिप पर कैट है. किसकी कैट है. डिक की कैट है. एंड कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउसर. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर जो है कैप्टन का फौरन दिमाग काम करता है. वो बोलता है कि मेरे पास शिप पे ऐसा कुछ है जो आप लोगों की मदद कर सकता है, मेरे पास इसका सोल्यूशन है. ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस. और वो फौरन मैसेज भेजता है कि डिक की जो कैट है उसको पैलेस पर लेकर आ जाओ. मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर. बहुत सारा खाना जो है वो लाके जमा कर दिया जाता है, और जैसे ही खाना देखते हैं वापस से जो है कैट्स और रैट्स को थोड़ी, रैट्स और माइस को थोड़ी पता है कि अभी वहाँ पर कैट आ गई है, तो वो लोग पहले के जैसे ही जो है खाने पर हमला कर देते हैं. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. अब इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, कैट ने ऐसा झपटा मारा. इमीडिएटली पाउंस, ऐसा वो लपकती है, और एक ही एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड. इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, थोड़े से वक्त में उसने 1 डजन चूहों को मार दिया. Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" अब एक्चुअली अफ्रीकन कोस्ट में जहाँ पर ये लोग गए थे बारबरे, वहाँ पे ये एनिमल यानी कि ये कैट वहाँ पर थी नहीं. इससे पहले उनको इस एनिमल के बारे में पता ही नहीं था. तो वो रानी पूछती है, इतने खुश हो जाते हैं सब देखकर, कह रही है मतलब इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल जाएगा ना इस जानवर की वजह से. तो वो पूछते हैं कि तुम इस एनिमल को क्या बोलते हो. पुस इज द नेम शी आंसर्स टू. उसको आंसर मिलता है कि पुस. उसको क्या बुलाती है वो, पुस. said the captain, and when the queen called puss puss, the cat went over to run her and purred. अब कैप्टन बताता है कि उसका नाम क्या है, पुस है उसका नाम. उसको हम प्यार से पुस बुलाते हैं, और जो क्वीन है वो भी उसको प्यार से पुस पुस इस तरीके से बुलाकर आवाज़ देती है. और कैट, अब क्योंकि वो तो वैसे ही एक पेट कैट है ना, डिक के साथ रही हुई कैट है, तो वो बड़े ही प्यार से रानी के पास चली भी जाती है और उसके साथ जाके पर्ड यानी कि अपने मतलब उसके पास जाके सिमट जाती है. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people.
यानी कि अब पहले तो रानी थोड़ा सा अलार्म्ड मीन्स वो थोड़ा सा डर जाती है कि मतलब क्योंकि अभी उसकी आंखों के सामने उस कैट ने झटके में इतने डजन माइस को जो है रैट्स को मार दिया था उनको, तो वो थोड़ा सा डर जाती है जब वो उसको पास में लेती है क्योंकि उसने देखा था। लेकिन कैप्टन उससे कहता है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट टू बी एंशियस। पुस जो है लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom of rats and mice. और थोड़े ही वक्त में वो आपकी किंगडम से, आपकी सल्तनत से जो रैट्स और माइस का ये जो खतरा है उसको ख़त्म कर देगी। I would give great wealth to own this animal, said the queen. क्वीन कहती है मैं आपको बेशुमार दौलत से नवाज दूंगी, मुझे लेकिन ये जानवर खरीदना है। टू ओन दिस एनिमल, इसे खरीदने के लिए मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगी। So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. देखो किस्मत कैसे चमकी, यानी कि उस राजा ने एग्री किया। जब कैप्टन बार्गेनिंग करता है तो राजा और रानी इतने खुश हो जाते हैं उस एनिमल की वजह से कि वो लोग पूरा कार्गो फाइन प्राइस पर यानी अच्छे दामों पर, जो मिस्टर फिट्जवॉरन के शिप का जो पूरा सामान रहता है, पूरा कार्गो वो लोग अच्छे दाम पर खरीद लेते हैं। और जिस दाम पर खरीदते हैं पूरा सामान उसका 10 टाइम्स, उसका 10 गुना वो पे करेंगे कैट के लिए। क्यों? अब ये कैट किसकी थी? डिक की थी। तो फिर जाहिर सी बात है पूरा पैसा किसको जाने वाला था? डिक को जाने वाला था। तो इस तरीके से जो है डिक की किस्मत चमकी। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. जब शिप वापस आती है लंदन के पोर्ट पर तो कैप्टन जो है मिस्टर फिट्जवॉरन से मिलते हैं और उनको सारा गोल्ड और ज्वेलरी जो पैसा वो वहाँ से लेकर आए हैं वो सब उनके सामने रख देते हैं और पूरी कैट्स की पूरी कहानी डिक जो है पूरी कहानी जो है उसको सुनाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। अब डिक से वो कहते हैं कि डिक अब तो हम लोगों को तुमको मिस्टर विटिंगटन बुलाना पड़ेगा, डिक विटिंगटन, मिस्टर डिक विटिंगटन बुलाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम एक अमीर आदमी बन चुके हो। मिस्टर फिट्जवॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। कैप्टन ने कैट के लिए जो पैसा लेकर आया था वो पूरा पैसा मिस्टर फिट्जवॉरन ने डिक को दे दिया। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. और इस तरीके से उस वक्त से डिक जो है मिस्टर फिट्जवॉरन के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब उसके पास एक मतलब अब उसके पास पैसा आ गया तो फिर जाहिर सी बात है वो एक पार्टनर के तौर पर मिस्टर फिट्जवॉरन के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया और फिर वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London. देखो कैसे उसका सपना सच हो गया। उसने मिस्टर फिट्जवॉरन की बेटी से शादी भी कर ली एलाइस से, लेकिन उसके बाद वो 3 दफ़ा लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बना, उसके लिए इलेक्ट हुआ। वो 3 बार बना। उसने घंटी की जो आवाज़ सुनी थी उसमें उसको एक मैसेज मिला था, तो वहाँ पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। अरे नहीं नहीं ये तो मेरे लिए पॉसिबल थोड़ी है, मैं थोड़ी बन सकता हूँ। वहाँ पर उसने अपनी उम्मीदों पर, अपनी ख्वाहिशों पर कोई रोक नहीं लगाई थी, अपने सपने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। वहाँ पर से उसने अपनी एक उम्मीद जगाई थी कि हाँ मैं ये कोई एक ना एक दिन मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे लंदन में रुकना चाहिए। और आज देखो उसी होप, उसी बिलीव का नतीजा है कि वो 3 बार लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन के लिए इलेक्ट हुआ। He was also in times knighted by the king and became Sir Richard Whittington. यानी वो मिस्टर विटिंगटन तो बना अमीर बन के, वो 3 बार लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन भी बन गया
और उसके बाद वो किंग के थ्रू, जो लंदन के राजा होते हैं ना, वो राजा जो है जब किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा सही समझते हैं, किसी को उतना काबिल समझते हैं, तो उसे सर का खिताब मिलता है। नाइटेड मतलब गिव द टाइटल, उसको वो टाइटल मिलता है। तो वहाँ पर जो है विटिंगटन को सर रिचर्ड विटिंगटन का खिताब मिला। ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वो सिर्फ फेमस नहीं बना, बट ही वॉज पॉपुलर टू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ, लोग उसे पसंद करने लगे। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी, क्योंकि अपने पैसों से वो हमेशा गरीबों की मदद करता था। अब जो भी गरीबों की मदद करता है तो जाहिर सी बात है लोग उसे पसंद करते हैं। He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, और फिर जब आखिर में वो जब बूढ़ा हो गया, he would tell his grandchildren the story of his cat. वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने पोता पोती नाते नवासियों को जो है वो ये कैट की जो स्टोरी थी जो उसकी लाइफ में हुई, हमने देखा ना बड़े बूढ़े जो है वो अपने जो वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के वो हमेशा अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से डिक विटिंगटन भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अपनी कैट की स्टोरी शेयर करता था। एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक, और किस तरीके से लंदन की जो बेल्स है, चर्च की बेल्स हैं, उसने उसे वापस बुलाया। व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय, जबकि वो एक सिर्फ मामूली सा लड़का था। वो बेल्स क्या मैसेज दी थी उन बेल्स ने उसको? टर्न अगेन विटिंगटन, thou wert a citizen, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, ये मैसेज जो है उसे सुनाई दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है ये डिक विटिंगटन की, जो हमको ये सीख देती है कि हमको अपनी लाइफ में कभी भी, चाहे जो भी सिचुएशंस आ जाए, हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको हिम्मत से काम लेना है, अपनी कोशिश करते रहना है, अपनी मेहनत करते रहना है, तो ज़रूर रास्ते भी आसान होंगे, हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। कभी भी तकलीफ़ों से घबरा के, डर के हमको पीछे नहीं हटना है। देखो ये जो करंट सिचुएशन है ना, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये करंट सिचुएशन में क्या हम हिम्मत हार के बैठ गए, कह रहे हैं अब तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, हम नहीं पढ़ सकते? नहीं, हमने नए रास्ते निकाले। इस करंट सिचुएशन में देखो कितने ऐसे मजदूर थे कि कोई साधन नहीं था अपने घर पहुंचने का, कोई उनके पास रास्ता नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपने करेज के दम पर वो लोगों ने इतना किलोमीटर का रास्ता तय करके वो लोग अपने घर तक पहुँचे। तो यहाँ पर मतलब ये सब एग्जाम्पल्स लाइफ की जो है ना, ये प्रूव करती है कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज तो आती है, सिचुएशंस क्रिटिकल होती है, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, लेकिन उनसे घबरा कर हमको मुंह नहीं मोड़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है, हमको उनका सामना करना है, हमको कोशिश करते रहना है, तब किस्मत भी हमारा साथ देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर ना टोटल 15 वर्ड्स दिए हुए हैं। ये 15 वर्ड्स को तुमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मुझे लगता है आप सब मतलब जानते होंगे, समझते होंगे, बहुत हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ग्रामर में, कि A to Z। पहली बात तो आपको A to Z आता है, याद है कि भूल गए? A to Z आपको मालूम होना चाहिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इस तरीके से A to Z में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है आपका, वो वर्ड आपको पहले लिखना है, ठीक है। और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है, तो आपको बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ना, उन वर्ड्स का सबसे पहला अल्फ़ाबेट देखो। जैसे अगर यहाँ पे आप नज़र डालोगे तो सारे वर्ड्स एस से शुरू हो रहे हैं, सब के सब एस से शुरू हो रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट वर्ड कॉमन है तो आप सेकेंड अल्फ़ाबेट पे जंप करो। सेकेंड अल्फ़ाबेट, जैसे फर्स्ट वर्ड है शिप, जिसका सेकेंड अल्फ़ाबेट है एच, फिर है स्मॉल, जिसका सेकेंड अल्फ़ाबेट है एम। इस तरीके से आप सब के सेकेंड अल्फ़ाबेट देखो, उस सेकेंड अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड ऐसा है कि जिसका सेकेंड अल्फ़ाबेट A to Z में पहले आता है। तो देखो जैसे कि दिया हुआ है सेविंग, जिसमें A है,
सैट जिसमें ए है, सेंट इसमें भी ए है। इसका मतलब ये 3 वर्ड में फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट दोनों कॉमन है। तो जब दोनों कॉमन है तो फिर थर्ड अल्फ़ाबेट पे जंप करो। अब से बाकी सब वर्ड्स को छोड़ दो, अब सिर्फ ये 3 वर्ड्स पे ध्यान दो, सेविंग, सैट, सेंट। तो अब यही 3 वर्ड जो है पहले रहेंगे, लेकिन अब ये तीनों में से फर्स्ट कौन रहेगा? तो थर्ड अल्फ़ाबेट देखो, सेविंग में थर्ड अल्फ़ाबेट है वी, सैट में थर्ड अल्फ़ाबेट है टी, और सीम्ड में थर्ड अल्फ़ाबेट है ई। तो वी, टी और ई में ABCD में सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? ई आता है ना। तो ई आता है, इट मीन्स योर फर्स्ट वर्ड इज सीम्ड। क्या है फर्स्ट वर्ड आपका? सॉरी, सैट, सेंट और सेविंग, यानी वी, टी एंड आई, ये 3 अल्फ़ाबेट आपके पास में है। तो वी, टी और आई में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? आई आता है। इसलिए इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सबसे पहला वर्ड आपका होगा सेंट। सेंट के बाद टी पहले आता है इसलिए सैट, फिर वी आएगा इसलिए सेविंग। तो सेंट, सैट, सेविंग, ये 3 अल्फ़ाबेट्स आपने ले लिए। ठीक है, वर्ड्स ले लिया आपने। अब ये वर्ड्स के बाद में अब फोर्थ वर्ड आपका क्या रहेगा? तो आप देखो कि ए वाले वर्ड तो हो गए, अब एस के बाद, ए के बाद कौन सा वर्ड आपका आएगा पहले? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सी है एस के बाद। तो सी में स्कोल्डिंग भी है, स्क्रीम्ड भी है। स्कोल्डिंग और स्क्रीम्ड में थर्ड अल्फ़ाबेट पे जंप करो तो ओ और आर है, तो जाहिर सी बात है ओ पहले आएगा, तो इसलिए फोर्थ वर्ड आपका हो जाता है स्कोल्डिंग, फिफ्थ वर्ड आपका हो जाता है स्क्रीम्ड। इस तरीके से आपको ये टोटल 15 वर्ड्स जो हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो ये काम मैं आप लोगों को देती हूँ, ये इजी है बिल्कुल, और आप लोगों का भी थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। हर चीज़ पक्की पकाई जो है आप लोगों को सजा कर दे दी जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपका दिमाग कैसे एक्टिव रहेगा? तो इसलिए ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है यहाँ पर से आप करेंगे। ठीक है, और मैं इसको चेक करूँगी बाद में। सेकेंड है रिमूव द एफिक्स। एफिक्स मीन्स जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो रूट वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद में लगता है। तो इस तरीके से आपको ये प्रीफिक्स और सफिक्स को हटाकर आपको सिर्फ रूट वर्ड लिखना है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वर्ड है सक्सेसफुल। सक्सेस इज अ वर्ड, इज अ रूट वर्ड जिसमें फुल एक सफिक्स लगा हुआ है, तो सफिक्स को हम हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सक्सेस। क्या लिखेंगे? सक्सेस। फिर सेकंड है इमीडिएटली। इमीडिएटली, इमीडिएटली का रूट वर्ड क्या है? इमीडिएटली का रूट वर्ड है जिसमें मीडिएट, जिसमें आई एम इम भी प्रीफिक्स है और ly सफिक्स है। तो हम प्रीफिक्स भी हटा देंगे, सफिक्स भी हटा देंगे और आपका रूट वर्ड रहेगा मीडिएट। और कोई कोई लोग यहाँ पर से सिर्फ सफिक्स हटा के इमीडिएट भी लिखते हैं। ठीक है, थर्ड वन है रीट्रेस। तो ट्रेस इज योर रूट वर्ड और इसका जो प्रीफिक्स है री, इसको आप हटा देंगे तो ये बन जाएगा ट्रेस इज द रूट वर्ड। माउसर, माउसर में आर जो है आपका सफिक्स है और आर को आप हटा देंगे तो आपका रूट वर्ड आ जाता है माउस। नेक्स्ट है अनफ्रेंडली। तो यहाँ पे देखो अन प्रीफिक्स है और ly सफिक्स है, दोनों को हटा देंगे, आपका रूट वर्ड बचता है फ्रेंड। फिर है फॉलन। फॉलन में आप फॉल en हटा देंगे तो आपका रूट वर्ड बचता है फॉल। सेवेंथ वर्ड है अनकाइंड। तो काइंड आपका रूट वर्ड है, अन प्रीफिक्स हटा देंगे तो काइंड बचता है। एट वर्ड है वुडन, जिसमें en आप हटा देंगे तो बचेगा वुड। लकीली, जिसमें से ily आप हटा देंगे तो बचता है लक। और टेंथ वर्ड है बिलोंगिंग, ing आप हटा देंगे तो बिलोंग। अच्छा, बी भी हटा देंगे तो लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग इज द रूट वर्ड, बी लगाने से बिलोंग बना, प्रीफिक्स हटा दिए, ing हटा देने से सफिक्स हट गया। तो इस तरीके से रूट वर्ड है लॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी one word for the following.
क्या है वो वन वर्ड, ठीक है। What is the one word for the following? First question is a small room just below a sloping roof. हमने पढ़े थे अभी, a small room just below the sloping roof is attic. क्या वर्ड है वो? attic. मिल गया होगा आप लोगों को, attic, ATTIC, attic. Next is a very narrow passage between buildings. A very narrow passage between buildings. तो हमने वर्ड पढ़ चुके हैं एली, और मैंने समझाने के टाइम पे बताई भी थी आपको, एली, ALLEY, एली। थर्ड है द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ अ सिटी और टाउन। हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर, तो म्यूनसिपैलिटी और सिटी और टाउन में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर को क्या बोलेंगे? तो उसे कहेंगे मेयर, MAYOR, मेयर। फोर्थ क्वेश्चन है द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप। अब ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं, कैप्टन। शिप पर क्या होता है? कैप्टन होता है जो कमांड करता है और शिप पर। नेक्स्ट है एनी एनिमल्स दैट कैचेज माइस। माइस को पकड़ने वाला, कैच करने वाला, माउसर, या फिर आप यहाँ पे कैट भी लिख सकते हैं या फिर माउसर भी लिख सकते हैं। लास्ट है अ लो कांस्टेंट साउंड मेड बाय कैट्स। कैट्स के जरिए निकाला जाने वाला लो साउंड क्या है? लो साउंड क्रिएटेड बाय कैट्स इज पुर, PURR, पुर इज द लो साउंड मेड बाय कैट्स। अब इसके बाद है मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओवरकम। ओवरकम के लिए क्या सेंटेंस है, क्या बनाएंगे आप लोग? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम विथ आर डिफ़िकल्टीज या विथ आर क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेज। इस हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डिफ़िकल्टीज से बाहर निकलें। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम आर डिफ़िकल्टीज। फिर पुट अप विथ, पुट अप विथ के लिए क्या सेंटेंस रहेगा? ट्राई करो, आप लोग भी अपना ट्राई करो, आप लोग भी सेंटेंस बनाओ। क्या सेंटेंस बनेगा? पुट अप विथ का मतलब क्या है? पहले तो पुट अप विथ का मतलब है टॉलरेट करना, है ना, टॉलरेट करना। जैसे आप लोग अपने टीचर्स की डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते हो ना, नहीं टॉलरेट कर पाते हो, तो आई कैन नॉट पुट अप विद द स्कोल्डिंग्स ऑफ माई टीचर। आई कैन नॉट पुट अप विद द स्कोल्डिंग्स ऑफ माई टीचर। बार्गेन, बार्गेन करना यानी कि भाव ताव करना, जो कि हमारी मम्मी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना। तो इसके लिए तो बड़ा इजी सेंटेंस है, इंडियन वुमेन्स लव टू बार्गेन। करेक्ट, इंडियन वुमेन्स या वुमेन्स ऑलवेज, वुमेन कहीं की भी हो, औरतें कहीं की भी हो, दे लव टू बार्गेन। तो वुमेन्स लव टू बार्गेन। फिर है रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे ऑक्योर इन द स्टोरी। स्टोरी में जो ऑक्योर हुआ है उसके हिसाब से आपको ये सेंटेंसेस को अरेंज करना है। ये मैं आप लोगों पर देती हूँ, कौन सा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकेंड आएगा। बहुत ही ईजी है, अभी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ चुकी है, तो उस हिसाब से आप लोग अरेंज करेंगे। थिंक एंड आंसर वॉट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्च्यून। उसके किस फैसले ने उसकी किस्मत बदल दी? तो लंदन छोड़ के ना जाना, है ना, वापस से मिस्टर फिट्जवॉरन के घर वापस जाना, और जो कुक की स्कोल्डिंग्स थी उनको टॉलरेट करना, उसका ये डिसीजन जो था, ये एक सबसे डिसीजन जो था मेन, जिसने उसकी किस्मत बदल दी। ठीक है, यहाँ पे डिक ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। एक तो लंदन जाने का डिसीजन लिया, लंदन पहुँचा, फिर वहाँ पर से वो जब मिस्टर फिट्जवॉरन के घर से चला गया था तो फिर वापस आने का डिसीजन लिया। फिर उसने अपनी कैट जो है उसको शिप पर भेजने का डिसीजन लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस डिक ने लिए, लेकिन जो मेन इसका डिसीजन था कि जहाँ पर वो अपनी परेशानियों से नहीं घबराया और परेशानियों को टॉलरेट करने का एक डिसीजन उसने अपने आप पर लिया। घबरा कर वापस ना जाने से बेहतर उसने
उसका सामना करना, ये जो डिसीजन था उसका, इसने उसकी किस्मत बदल दी। करेक्ट। तो अपने थॉट्स को हम सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे कि what decision taken by Dick changed his life? When Dick decided to go back to Mr. Fitzwarren house, this decision changed his life, changed his fortune. सेकेंड है, व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर्स? यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज मिलता है? यही जो हमने लिखे हैं कि ये जो हमने पढ़े हैं कि हमको कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश, हमको अपनी कोशिश करते रहना चाहिए, तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे। दिस स्टोरी टेल्स अस we should not run from our difficulties. We should always try to overcome from our critical situation, from our difficulties and sufferings. So that we are able to achieve success in life. ओके, अब इसके बाद जो है सिलेबस का दिया हुआ है और डिग्री ऑफ कंपैरिजंस का दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग ग्रामर के सेक्शन में, ग्रामर के लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग बार बार जो है इस लेसन की रीडिंग करो, इस लेसन को समझो अच्छे से खुद भी, और इस लेसन को समझने के बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जितना मैंने अभी करवाया है, इसको अपनी बुक में नीट एंड क्लीन लिखो और अच्छे से याद करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.3 पोएम स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।